तो दुनिया के तमाम विवादों को सुलझाने का दावा करने वाले ट्रंप फिलहाल दुनिया भर को उलझाने का काम कर रहे हैं। अपनी आर्थिक विस्तारवादी सोच को वो जबरन ग्रीनलैंड पर भी लागू करना चाहते हैं। ट्रंप के इस रवैये का अब तो नाटो ने भी विरोध शुरू कर दिया है। और तो क्या ट्रंप का वेनेजुएला के बाद ग्रीनलैंड में अस्थिरता पैदा करने का इरादा है? सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। कोलंबिया को लेकर इधर ट्रंप के सुर आज बदल गए हैं। वहां के राष्ट्रपति को वो व्हाइट हाउस बुला रहे हैं। पहले उटपटांग बयान दिया करते थे। तो ये तमाम बातें आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि ट्रंप दरअसल क्या चाहते हैं और वाकई में ग्रीनलैंड को लेकर अगर ट्रंप आगे बढ़े तो फिर नाटो का क्या अस्तित्व ही मिट जाएगा। आज इसी पर विशेष चर्चा। सबसे पहले ये रिपोर्ट। 3 जनवरी 2026 को वेनेजुएला पर कब्जे के बाद अब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की टेढ़ी नजरें ग्रीनलैंड पर हैं। वो इसके लिए आर्मी एक्शन को भी तैयार हैं। ट्रंप का मानना है कि ग्रीनलैंड पर कब्जा अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन ग्रीनलैंड पर ट्रंप के कब्जे वाले बयान के बाद से ही दुनिया भर में हलचल मची हुई है और नाटो के कुछ देश भी ट्रंप के इस इरादे का खुलकर विरोध कर रहे हैं। ट्रंप और नाटो के बीच तलवारें क्यों खिंची हैं, ये समझने के लिए आपको नाटो के सदस्यों का एक बड़ा बयान बेहद गौर से समझना चाहिए। बता दें कि नाटो के 6 सदस्य देशों ने ट्रंप के विरोध में बयान जारी किया है। इन देशों ने कहा है कि ग्रीनलैंड को कब्जाने वाली ट्रंप की नीति का विरोध करेंगे और ग्रीनलैंड की स्वतंत्रता के लिए ठीक उसी तरह लड़ेंगे जिस तरह वो किसी भी देश की संप्रभुता के लिए लड़ते रहे हैं। जिन देशों ने यह बयान जारी किया है उनमें फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, पोलैंड, स्पेन और डेनमार्क शामिल हैं। यानी नाटो के 3 बड़े सदस्य देश इस बयान का समर्थन कर रहे हैं। अपने दूसरे कार्यकाल में ट्रंप ने 7 बार ग्रीनलैंड पर अमेरिका कब्जे से जुड़ी बातें कही हैं। इन सभी बयानों को लेकर ग्रीनलैंड की सरकार खामोश रही थी, लेकिन अब नाटो से समर्थन का इशारा मिला तो ग्रीनलैंड भी खुलकर सामने आया और ग्रीनलैंड की सरकार ने साफ कह दिया है कि ट्रंप की दादागिरी को वो कबूल नहीं करने वाले हैं। बता दें कि पिछले 300 सालों से ग्रीनलैंड डेनमार्क का हिस्सा है, यानी ये डेनमार्क का एक स्वायत्त क्षेत्र है। डेनमार्क नाटो का सदस्य है और नाटो के आर्टिकल 5 के तहत नाटो के किसी भी सदस्य पर हमला पूरे नाटो गुट पर हमला माना जाता है। अगर ट्रंप ग्रीनलैंड पर हमला करते हैं तो इससे नाटो में 2 फाड़ हो जाएगा और नाटो का वजूद खत्म हो जाएगा। इसी वजह से ग्रीनलैंड पर अमेरिका और नाटो के आशंकित टकराव को सुसाइड ऑफ नाटो कहा जा रहा है। नाटो के अहम सहयोगी देश ग्रीनलैंड के मुद्दे पर ट्रंप का विरोध कर रहे हैं। इसके बावजूद ट्रंप अपनी जिद पर जस के तस अड़े हैं। ट्रंप चाहते हैं कि ग्रीनलैंड में अमेरिकी फौज की तैनाती हो जाए और रेयर अर्थ मिनरल्स का खजाना उनके कब्जे में आ जाए। ग्रीनलैंड में सैन्य तैनाती के जरिए ट्रंप को मध्य एशिया यानी रूस पर दबाव बढ़ाने में मदद मिलेगी। तो ग्रीनलैंड के महत्वपूर्ण खनिजों पर कब्जा होने से अमेरिका की चीन के ऊपर निर्भरता कम हो जाएगी। ये तथ्य बताते हैं कि ग्रीनलैंड पर कब्जा करके ट्रंप एक तीर से 2 निशाना करना चाहते हैं, लेकिन ट्रंप अपने इस फैसले से बाहरी दुनिया के साथ साथ खुद घर में गिरते नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आइए इस मुद्दे पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। एम्बेसडर सुशील सिंघल सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व राजनयिक और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जाने माने जानकार। एम्बेसडर सिंघल सर, गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं प्रोफेसर स्वर्ण सिंह सर, इंटरनेशनल स्टडीज़ JNU से। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एम्बेसडर सिंघल सर, इस बीच बहुत कुछ ट्रंप साहब कह रहे हैं और दुनिया लगातार इंगेज हो रही है उनके बयानों से और तमाम तरह के मंथन हो रहे हैं। एग्जैक्टली ट्रंप का प्लान क्या है और ख़ास तौर से ग्रीनलैंड को लेकर जो ट्रंप ने बयान दिया है, आपको लगता है कि वो एक बहुत बड़ा जोखिम मोल ले रहे हैं और क्या वो इस कदम पर आगे बढ़ पाएंगे? देखिए दीपक की बात यह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है हमेशा, अगर आप पिछले 1 साल में आप देखें तो वो बहुत बड़े बड़े स्टेटमेंट देते हैं और फिर थोड़ा पीछे हट जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि जो उनके ऑब्जेक्टिव हैं वो उससे अचीव हो रहे हैं। अगर हम अभी देखें, जब से अभी सामरिक उसकी बात कर रहे हैं, वो 1951 की उनकी ट्रीटी है डेनमार्क के साथ में डिफेंस के ऊपर, और वहां पर उनके जो जितने जहाँ की डिफेंस है वहां पर उनका अड्डा है वहां पर, और एयर डिफेंस हो या दूसरी डिफेंसेस हो, सारी
अमेरिका के पास में है अभी। तो वो जो कह रहे हैं कि भाई हम चाहते हैं कि डिफेंस हम करना चाहते हैं, वो जो डिफेंस वाला मामला है वो तो मेरे को समझ में नहीं आता, क्योंकि ऑलरेडी अमेरिका के पास में जो ग्रीनलैंड की डिफेंस पूरी तरह से उनके पास कब्जे में है, पहली बात। दूसरा, इनका जो इरादा था, जो कहने में आ रहा है कि चीन, डेनमार्क और चीन के संबंध बढ़ रहे थे और वो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे ग्रीनलैंड में, जिसको अमेरिका ने रोक दिया है। और एक और जो कारण है वो आर्कटिक, जैसे हम जानते हैं कि वहां पे बर्फ पिघल रही है, तो वहां नए जो है सी रूट बन रहे हैं, तो उस पर उनकी, प्रेसिडेंट ट्रंप की उस पर निगाहें हैं। और उससे भी ज्यादा मेरे ख्याल से प्रेसिडेंट ट्रंप, जैसा खुद भी कहा है उन्होंने, कि मिनरल रिसोर्सेज जो है उन पर एक्चुअली उनकी उस पर निगाहें हैं। और जो उनकी बात वो कह रहे हैं, जिस तरह से धमकियां दी जा रही हैं, उनकी प्रेस सेक्रेटरी ने भी बयान दे दिया कि भाई अगर कि हमारे पास मिलिट्री ऑप्शन भी है, वो भी हमारे ऑन टेबल है। तो एक नेटो जो उनका दोस्त है, नेटो कंट्री जो उनका पार्टनर है, उसके खिलाफ वो इस तरह की कार्रवाई की धमकी दे रहे हैं। तो मेरे ख्याल से तो ये जो है बड़ा ही अजीब उनका चल रहा है हिसाब किताब। और कर पाना मेरे विचार से बहुत मुश्किल काम होगा उनके लिए, जितना भी वो कहें। वो मेरे ख्याल से धमका करके अपनी शर्तों पे कोई एग्रीमेंट करना चाहेंगे। आई थिंक अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव उनका इस विषय में यही है। एब्सोल्युटली सर। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह सर, ट्रम्प के इंटरेस्ट सब समझ रहे हैं और ये पहली मर्तबा नहीं है जब ग्रीनलैंड को लेकर वो बात कहे हैं। 2019 में भी उन्होंने कह दिया था कि मैं ग्रीनलैंड को खरीदना चाहता हूँ। डेनमार्क का बयान भी आया था कि ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है। तो उसके बाद से हम लगातार देखते हैं कि एक मामला अंतर्राष्ट्रीय उसमें है। ट्रम्प की चिंताएं हैं कि वहाँ पर चीन और रूस का पूरे आर्कटिक क्षेत्र में दखल बढ़ रहा है और जो खनिज संसाधन हैं, मिनरल्स हैं, उन पर ट्रम्प की नज़र है। बट सवाल ये है कि ट्रम्प अगर आगे बढ़े तो क्या नाटो खत्म होगा, नाटो कमज़ोर होगा, या ऐसी कोई संभावना आप नहीं देखते हैं? देखिए, नाटो में पहले से ही काफ़ी तनाव या कह सकते हैं टकराव देखा गया है। पहले कार्यकाल जब राष्ट्रपति ट्रंप का था तब से शुरू होकर उसके दो बड़े कारण कह सकते हैं। एक तो ये कि नाटो जो 12 देशों का सदस्यों का एक संगठन था, वो बढ़कर अब 32 देशों का हो गया है। संख्या बढ़ने से आपस में तालमेल बनाना मुश्किल होता है। दूसरा, लगातार राष्ट्रपति ट्रंप को लगता है कि दुनिया के दूसरे देश अमेरिका का फायदा उठाना चाहते हैं। इसलिए जब वो देखते हैं कि अमेरिका का अकेले वार्षिक जो रक्षा बजट है, जो 700 से 800 अरब डॉलर के बीच में रहता है, उतना ये बाकी के 31 देशों का मिलाकर उतना होता है। तो लगातार वो कहते रहे हैं कि आप अपनी रक्षा बजट को बढ़ाएं। पहले कार्यकाल में कहते थे 2% लेके जाएं, आप कह रहे हैं 5% जीडीपी का आप लेके जाएं। और स्पेन ने जब कहा कि ये संभव नहीं है तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि स्पेन को नाटो से हटाया जा सकता है, वगैरह वगैरह। तो एक तो ये है कि लगातार नाटो में इस तरह के टकराव राष्ट्रपति ट्रंप को लेकर बने हुए हैं। और ये जो बात इस तरह की अब सामने आई है कि वो कह रहे हैं कि या तो वो ग्रीनलैंड को खरीदेंगे, नहीं हो पाया तो सैन्य बल का भी प्रयोग कर सकते हैं वो। तो जाहिर है जो जर्जराता हुआ नाटो है वो टूट भी सकता है। दूसरी बात मुझे लगता है जो आपके व्यूअर्स को समझना जरूरी होगा, हमें भारत में जिन्होंने बहुत ही देर तक स्वतंत्रता की लड़ाई लड़के आजादी पाई है, ये खरीदना देशों को कुछ अटपटा लग सकता है। पर अमेरिका के इतिहास में जो अपने पश्चिमी तट पर छोटी सी कॉलोनी थी ब्रिटेन की, उसने एक के बाद एक भूमि को इस तरह से खरीद कर ही अपने आप को बड़ा किया है। और इतना बड़ा जो देश आज है अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स, वो बहुत से हिस्से उसके इसी तरह से खरीद फरोख्त से पाए हैं उसने। तो इसलिए उनको ये कहना कि ग्रीनलैंड खरीद लेते हैं, ये अभी नहीं। आप देखें कि 1867 में वहां के एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, उन्होंने तो यहाँ तक एक आइडिया शुरू किया था कि वो केवल ना ग्रीनलैंड को बल्कि डेनमार्क और आइसलैंड को भी खरीदना चाहते हैं। तो ये उनके लिए अटपटी नहीं लगती, हमारे लिए अटपटी लग सकती है। और मैं एम्बेसडर सिंघल के साथ सहमत हूं कि इतनी खुली आजादी है अमेरिकन फोर्सेस को, अमेरिका के सैनिकों को पूरे ग्रीनलैंड में कंस्ट्रक्शन करने की, घर बनाने की, लैंडिंग करने की,
जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं। तो इसलिए वो सुरक्षा का जो एक मुखौटा है कि उसकी वजह से वो चाहते हैं ग्रीनलैंड मिले, वो जाहिर है कि वो उतना समझ में नहीं आता है। पर ये है कि वो पूरा इसलिए हड़पना चाहते हैं, एक तो वहाँ संसाधनों की बात हो रही है कि वहाँ शायद रेयर अर्थ्स मटेरियल्स मिल सकते जी हैं, हाँ, जी। पर उसके अलावा जो सीधी प्रतिस्पर्धा रूस और चीन के साथ है, जो एब्सोल्युटली। आर्कटिक में अपना दबदबा बनाते जा रहे हैं, और आर्कटिक बहुत से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जो रूट्स हैं उसको छोटा करने जा रहा है। तो इसलिए वो चाहते हैं कि यदि सीधा उनका वहां काबू होगा तो शायद उनको किसी तरह से और फायदा हो सकता है, पर उसके लिए कई दूसरे तरीके हैं। वहां मान लीजिए वो किसी तरह से इन्फ्लुएंस करें और वहां एक तरह से आजादी का आंदोलन छिड़वा दें ग्रीनलैंड में, और आजाद हो जाता है ग्रीनलैंड, तो उसके बाद अपने खास सामरिक संबंध अलग तरह से बना ले अमेरिका के साथ, या किसी तरह की कॉन्फेडरेशन या कम्पैक्ट ऑफ फ्री एसोसिएशंस। कानूनी तौर पर और भी कई स्तर हैं जब उनको अपने साथ जोड़ा जा सकता है, पर जिस तरह से जो तरीका या रवैया राष्ट्रपति ट्रंप का है इस तरह की बातें करने का, उसी के बिल्कुल सर। चलते उन तो थोड़ा सा उनकी स्थिति भी लगता है समझेंगे कि ट्रंप अभी कितनी, देखिए एक छोटा वैसे नहीं है क्षेत्रफल में इतना ज़्यादा, लेकिन आबादी में सिर्फ 56,000 की आबादी है। ऊपर बर्फ़ है, नीचे खनिज और रेयर अर्थ मेटल्स, जिसका जिक्र अभी सर ने भी किया, उसको लेकर ट्रंप की नज़रें बिल्कुल टेढ़ी हैं पहले से। भारत के लिए इसमें एम्बेसडर सिंघल, भारत आर्कटिक परिषद का पर्यवेक्षक सदस्य भी है, हमारे बहुत सारे इंटरेस्ट हैं वहाँ पे। हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसर्च स्टेशन है वहाँ पर, आर्कटिक रिसर्च स्टेशन हिमाद्री नाम से। और जलवायु परिवर्तन का जो भी ताना बाना वहाँ से हमारे पास डेटा आता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि उसका सीधा असर भारत के हितों से जुड़ा हुआ है। और अगर वाकई में रेयर अर्थ मिनरल्स की बात वहाँ पर सिद्ध होती है तो फिर उसकी आपूर्ति को लेकर भी भारत के हित सीधे सीधे जुड़े हुए हैं। तो भारत सर इसमें इस मुद्दे पर कैसे देख सकता है? क्या हम तैयारी कर रहे होंगे? हमारी क्या कुछ इस पे नजरियात बन रहा है सर? ये बात यह है कि जहां तक भारत का सवाल है, भारत जो है आर्कटिक काउंसिल का उसका मेंबर है, ऑब्जर्वर स्टेटस है, और हमारे अपना ऑफ कोर्स दूसरे इंटरेस्ट भी हैं। लेकिन जब ग्रीनलैंड जो है डेनमार्क का एक हिस्सा है, एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, ये जो सेल्फ गवर्निंग स्टेट जगह है, उसको इस तरह से धमकी देना मेरे ख्याल से तो ठीक नहीं है, जैसा कि अभी प्रोफेसर साहब ने भी समझाया। लेकिन जहां तक भारत का सवाल है, इसमें भारत केवल मेरे ख्याल से इन प्रिंसिपल ही इसमें ऑब्जेक्ट कर सकता है, क्योंकि भारत हमेशा जो देश की जो सॉवरेनिटी है और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है उसका हमेशा हामी रहा है। और मेरे ख्याल जब भी कोई बात होगी, अगर भारत की तरफ से कोई स्टेटमेंट आने की आवश्यकता होगी, तो भारत आई थिंक इसी लाइन पर बात करेगा कि पहली बात तो आर्कटिक में सभी देशों का इंटरेस्ट है। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप की कोशिश जो इस सब में मेरे विचार से जो लग रही है कि वो चीन और रूस को ब्लॉक करना चाहते हैं आर्कटिक सी लेन से, और जो रिसोर्सेज है उस पर उनकी निगाहें हैं। लेकिन वो जिस क्रूड तरीका, अगर मैं इस्तेमाल करूं इस शब्द को, जिस क्रूड तरीके से वो कोशिश कर रहे हैं, वो मेरे ख्याल से वो ठीक नहीं है। उनको जो है, जैसे कि बहुत सारे रास्ते हैं, मैंने अभी डिफेंस के बारे में बताया कि ऑलरेडी उनके पास में डिफेंस है, और डेनमार्क ने बहुत साफ तौर पर इशारा कर दिया है कि हम जो अमेरिकन कंसर्न है या उनके इंटरेस्ट है उसके लिए हम बात करने के लिए तैयार है। तो उस पे ये सॉवरेनिटी की बात जो लाना बार बार, वो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, अनलेस कि वो की तरफ देख रहा हूं, तो शायद क्योंकि वो खुद कहते हैं, इन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि उनकी पोजीशन बहुत वीक है, और अगर मैं इलेक्शन नहीं जीता तो लोग ये जो है मेरे को इम्पीच भी किया जा सकता है। तो अगर वो एंगल है तो वो अलग बात है, लेकिन उससे भी मेरे विचार से उनको फायदा नहीं होगा, क्योंकि अगर वो डिफेंस अपना कब्जा करने के बारे में बात करेंगे, पहली बात तो जैसा कि कहा गया कि नेटो खत्म हो जाएगा, और इंटरनेशनल ऑर्डर में जो थोड़ा बहुत भी बचा है वो भी इसमें मेरे ख्याल से इसके साथ खत्म हो जाएगा, कि वो तो माइट एंड राइट जो पहले चलता था वही सब शुरू हो जाएगा। तो प्रेसिडेंट ट्रंप को आई थिंक मेरे ख्याल से इनको ही हैज टू टेक अ स्टेप बैक एंड टॉक sensibly with the Denmark and other NATO countries. Absolutely. एक सदस्य पर हमला गठबंधन को खत्म कर सकता है, ये नाटो आर्टिकल 5 हिंसा का एक सीधा सीधा उदाहरण है। बट क्या जिस हिसाब से मनमाने फैसले ट्रंप ले रहे हैं सर, और वो करके दिखा रहे हैं, शुरू में लग रहा था कि अनाप शनाप फैसले ले रहे हैं, बहुत ही जल्दबाजी में ले रहे हैं, और ये अंततोगत्वा
बैकफायर करेंगे ट्रंप को और ट्रंप को वापस लेना पड़ेगा। लेकिन उनके हर फैसले पर न वो अडिग हैं, बल्कि पिछले से और कड़ा फैसला ले रहे हैं। अभी टैरिफ वाले मसले को ही देख लीजिए, अब 500% टैरिफ बिल को भी उनकी सहमति मिल गई है। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि ट्रंप जिस रास्ते पर चलते हैं उसमें कभी पीछे लौटते हैं। तो ये जो ग्रीनलैंड को आप कब खरीदने की या उस पर अधिकार करने की जो उनकी ये जो राह है सर, उनके ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, आपको लगता है कि चुपचाप बैठेंगे या ठंडे बस्ते में एक दिन डाल देंगे या एक्शन मोड में रहेंगे ट्रंप? मुझे लगता है कि ये जो पूरा एक तरह से मुहिम छेड़ी गई है ग्रीनलैंड को लेकर, ये कुछ दूसरी चीजों से ध्यान भटकाने के लिए भी हो सकता है। अच्छा, चाहे वो राष्ट्रपति मदुरो को लेकर बात हो, या उनकी अपनी जो पॉपुलैरिटी रेटिंग कम हुई है, या फिर वो जो मीडिया बात कर रहा है, कुछ फाइल्स वगैरह निकली हैं, ट्रंप का नाम उसमें है वगैरह वगैरह। क्योंकि आप देखें कि यूरोप के सभी देश एक मत है इसको लेकर कि वो इसका समर्थन नहीं करेंगे, और वो चुप नहीं है, वो ये एक के बाद एक देश कह चुके हैं। चाहे वो नॉर्डिक के देश हों, चाहे वो यूरोप के दूसरे बड़े देश हों, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, जो सबसे खास दोस्त माना जाता है अमेरिका का, वहां के विदेश मंत्री ने सबसे पहले खुलकर ये संसद में कहा कि ये संभव नहीं है, और क्या भविष्य होगा डेनमार्क का और ग्रीनलैंड का कि वहां के लोगों को ही तय करना होगा, कोई दूसरा इसको तय नहीं कर पाएगा। और इसी जबान में सभी दूसरे देशों ने भी इसको दोहराया एक के बाद एक, और खासकर डेनमार्क ने तो उसको बहुत अलग तरह से अपना आक्रोश दिखाया है कि ये बिल्कुल भर्त्सना के काबिल ये बात है इस तरह की कहना। तो ये जो एक सहमति बड़े स्तर पर बनी है पूरे यूरोप में, रूस ने भी इस पर कहा है कि ये ऐसा सोचना क्षेत्रीय अस्थिरता ला सकता है पूरे आर्कटिक में। और फिलहाल दूसरे कुछ देश तो चुप हैं अभी इस पर क्योंकि यूरोप और रूस की सबसे बड़ी उसमें एक तरह से दखलंदाजी है, और एक मत में उन्होंने कहा कि ये नहीं हो सकता। और जैसा आपने शुरू में जिक्र भी किया कि जो नाटो की चार्टर है उसके अनुच्छेद 5 में साफ लिखा है, जो सिद्धांत है कि एक सबके लिए और सब एक के लिए, किसी एक पर देश पर हमला होता है तो वो सभी देशों पर हमला माना जाएगा। तो नाटो के किसी देश पर हमला अपने आप में एक असमंजस हालात पैदा करेगा कि क्या वो अमेरिका का हमला अमेरिका पर भी है, क्योंकि अमेरिका भी तो नाटो का सदस्य है। तो ये मुझे लगता है कि दबाव बनाने की कुछ कोशिश है या ध्यान भटकाने की कुछ कोशिश है। पर चूंकि हाल ही में जो उन्होंने वेनेजुएला में किया है, इसको लेकर मुझे लगता है कि उनकी बातों को थोड़ा सा ज्यादा सॉर्ट ऑफ उसको हल्के में नहीं ले सकते। ये धारणा भी विश्व में बनी है एक तरह से कि शायद वो कुछ ऐसा कर भी सकते हैं। जी जी। हालांकि फिलहाल मुझे लगता है कि ये अपने आप में अपने आप को ही नुकसान पहुंचाने वाली बात होगी। एब्सोल्युटली। एम्बेसडर सिंघल सर, ट्रंप जिस तरह से खुद अपने ही नाटो देशों सदस्य देशों को परेशान कर रहे हैं, एक तरह से बार बार अपमानजनक बयान देते रहते हैं, खुले मंचों से बार बार ट्रंप नाटो को लॉस मेकिंग डील की उलाहनाएं देते नहीं थकते हैं, अपने ही सहयोगियों को ग्राहक जैसा ट्रीट करना, है ना, जबकि नाटो एक सुरक्षा वाला गठबंधन है, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, लेकिन उसके बावजूद बार बार जर्मनी, फ्रांस, स्पेन को खुले मंचों से फटकार लगाते हैं। और इसी तरह से ग्रीनलैंड के मुद्दे पर नाटो के भीतर भी क्या एक तरह से असंतोष है, क्योंकि यूरोप में तो एक सेंटिमेंट धीरे धीरे पनप रहा है कि अमेरिका भरोसेमंद नहीं है। तो ट्रंप क्या कर रहे हैं अमेरिका के साथ, ये उनके सदस्य देश देख भी रहे हैं, चुप भी हैं। ऐसी क्या मजबूरी है सर कि कोई कन्फ्रंट उस स्केल पर नहीं कर रहा है, अमेरिका से नहीं कहूंगा मैं, ट्रंप से नहीं कर पा रहा है? क्या ऐसी मजबूरी है सर? कि अगर आप देखें इनके, क्योंकि अपने पूरी तरह से, पहली बात तो अगर मैं सिक्योरिटी के बारे में बात करूं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सारी सिक्योरिटी की जिम्मेवारी अमेरिका ने ले ली थी,
नाटो एक ऑफ कोर्स ग्रुप बना था, लेकिन प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है यूएसए की थी। पिछले 60-70 साल से वो चल रहा है। दूसरा, यूरोप जो है पूरी तरह से यूएसए के ऊपर डिपेंड है उसके बिजनेस के लिए, ट्रेड के लिए। जो नई टेक्नोलॉजी है इवन उसके लिए उनके ऊपर डिपेंडेंट है। तो उसका जो प्रेसिडेंट ट्रंप उस बात को जानते हैं और उसी का वो फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। और वो क्योंकि हम जैसा कि जानते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है बहुत ही जिद्दी किस्म के आदमी हैं और वो किसी की बेइज्जती करने में उनको कोई ज्यादा समय नहीं लगता है। और जिस तरह से यूरोपियन कंट्री, जैसा कि आपने कहा कि चुप रहे, कि जिस तरह से प्रेसिडेंट ट्रंप ने पिछले 1 साल में यूरोपियन कंट्रीज के साथ में बिहेव किया, ईयू के मेंबर हो या नेटो के मेंबर हो, और उन्होंने चुपचाप उसको सहा है, तो उससे प्रेसिडेंट ट्रंप का जो एटीट्यूड है वो और ज्यादा मेरे ख्याल से बदल गया है कि वो समझने लगे हैं कि ये लोग जो है मेरा कोई विरोध नहीं करने वाले हैं। लेकिन अब जब हो रहा है और जब यूरोप को रियलाइज हो रहा है या यूरोपियन कंट्रीज को, नाटो मेंबर्स को रियलाइज हो रहा है कि अमेरिका उनके साथ में नहीं खड़ा है, तो वो अब धीरे धीरे उन्होंने आवाज निकालनी शुरू की है। लेकिन इस सब में समय लगेगा इनको, क्योंकि एकदम ये ब्रेक नहीं कर सकते, क्योंकि रिलेशनशिप जो है, जो फाउंडेशन थी वो बड़ी स्ट्रांग थी, जो कि अब बिल्कुल नहीं रह गई है। लेकिन ऊपर का ढांचा तो है, अगर वो ढांचा खराब करेगा तो उसके इकोनॉमी को भी असर पड़ेगा उनकी को। तो वो मेरे ख्याल से वो नहीं चाह रहे हैं, तो उसके, लेकिन कुछ समय में मेरे ख्याल से काफी अंतर इनके आपस में रिलेशनशिप में आ जाएगा। और एक बार और मैं बात करूंगा, जब आप आर्टिकल 5 की बात कर रहे हैं जी, जहां तक मेरा विचार है, आर्टिकल 5 के था कि सारे मेंबर देश, अगर किसी एक देश पर हमला होता है तो उसके लिए वो सब लोग जिम्मेवार हैं। लेकिन अगर उसमें ये प्रोविजन नहीं है कि अगर उनके आपस में मेंबर ही अटैक करेगा दूसरे मेंबर को, तब उसमें क्या होगा आर्टिकल 5 का। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग मेरे विचार से पोजीशन होगी उसमें कि देश, दूसरे देश इस बारे में, या अमेरिका खुद क्या, और प्रेसिडेंट ट्रंप क्या बोलेंगे इसके बारे में। एब्सोल्युटली। उसकी जो सर ने जो अभी व्याख्या करी प्रोफेसर स्वर्ण सिंह ने, तो उसकी व्याख्या इस तरह की बन रही है कि भाई अगर एक देश पर हमला, पूरे नाटो पर हमला है, तो खुद अमेरिका पर भी हमला है, तो संभवतः एक बड़ी विचित्र, आपने सही कहा सर, बड़ी इंटरेस्टिंग सी ये स्थिति होगी। बट देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल तो ट्रंप जिस तरह से मनमाने ढंग से आगे बढ़ रहे हैं, सबको परेशान किए हुए हैं, लेकिन अब यूरोप के भीतर, नाटो के भीतर, अमेरिका के सहयोगियों के भीतर से कौन सी आवाज़ आती है, किस तरह की आती है, ये तो भविष्य बताएगा। लेकिन फिलहाल अपनी एक तरफा मनमानी की ओर ट्रंप चल पड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप दोनों ने वक्त निकाला हमारे लिए। एम्बेसडर सिंघल सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके लिए। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह सर, थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम।